नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द 100 रीजंस टू क्विट, लुक एट द 1000 रीजंस नॉट टू गिव अप। अगर मतलब आपके पास 100 रीजन है कि मैंने क्विट कर देना है, कोई मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई, मैं उसका सोल्यूशन नहीं निकाल पाया या स्थिति से उबर नहीं पाया, तो इसके अलावा उल्टा थोड़ा सोचिए। यही सोचने की कोशिश करो, 1000 रीजंस ऐसे आइडेंटिफाई सोचने की यहाँ पर कोशिश करो कि आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको कभी भी जो है ना गिव अप नहीं करना है। तो उसके रिगार्डिंग 1000 रीजंस आपके माइंड में होने चाहिए। तो ये कैसे आएगा? ये आएगा अगर आप अपने माइंड में पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लेते हो। ये तब आएगा जब डेली रूटीन में ना आप कुछ सही आदतों को ऊपर आप फोकस कर रहे हो, पॉजिटिव माइंड अपना रह रहे हो, अच्छी चीजें वॉच कर रहे हो। अगर मोबाइल फोन में कुछ चीज देख भी रहे हो ना, तो अच्छी चीजों को आप देख रहे हो, अच्छे लोगों को आप फॉलो कर रहे हो। ओके, तो तभी जो है ना धीरे धीरे करके जो है ना आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है वो सही होना शुरू हो जाएगा आपके माइंड के हिसाब से। और जब ये सही होगा तभी जो है ना माइंड कुछ पॉजिटिव सोचेगा, तभी ऐसे 1000 रीजंस आपके माइंड में होंगे जो आपके अंदर ये सोच डेवलप करते हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहो। ओके, तो ये मतलब एक 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 तरीके की साइकोलॉजी होती है। एक बार जब डेवलप हो जाए तो फिर वैसे मतलब कंटिन्यू करते हैं, तो आपके ऊपर है। अगर खराब विचार आने शुरू होंगे, खराब संगति होगी, तो फिर मतलब खराबी आनी शुरू हो जाएगी। मतलब इस तरीके से आपने अपने आप को डेवलप करना है। ओके, तो ये एक दिन में नहीं बनता है। ये अगर प्रॉब्लम सामने आ गए तो उस समय जो आप एफर्ट कर रहे हो, जो दिखा रहे हो, किस तरीके से जो है ना आप जूझ रहे हो, आप गिव अप नहीं कर रहे हो, तो वो ऐसी यहाँ पर क्वालिटीज तभी डेवलप होती है जब प्रॉब्लम सामने आती है। ओके, तो अभी एक दिन पहले मैं एक मूवी देख रहा था, द कैप्टन नाम से। तो वो एक विमान उड़ाता है, 119 यात्री उसमें सवार होते हैं। वो लेकिन हवा में क्या होता है कि उसकी विंडशील्ड टूट जाती है, तो उसका जो फर्स्ट ऑफिसर होता है वो बाहर जो है हो जाता है, शीशे से बाहर हो जाता है हवाई जहाज में, उड़ते हवाई जहाज में। तो पहले तो उसको बचाता है किसी ना किसी तरीके से पूरी जोर लगाकर, हिम्मत नहीं हारता है। फिर बाद में 119 यात्रियों की जान बचाता है, तूफानों से निकलता है, फिर जाकर इमरजेंसी लैंडिंग होती है। मतलब कि जो उसकी ड्यूटी थी वो उसने पूरी की, उसने गिव अप नहीं किया। उसके पास बहुत सारे रीजंस थे कि मैंने गिव अप क्यों नहीं करना है, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी जो भी प्लेन में जितने भी लोग सवार थे उनकी। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक जिंदगी भी बहुत बड़ी बात होती है। तो 119 120 थे। ओके, तो बिल्कुल इस तरीके की सोच आप अपने दिमाग दिमाग में डेवलप करो। अगर किसी बच्चे को आपने एजुकेट करना है, पढ़ाना है ना, तो ये सोच के पढ़ाओ कि अगर एक बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप किसी की जिंदगी बना रहे हो। तो एक की जिंदगी बन गई ना, कल को उसकी फैमिली बनेगी, तो कितनी फैमिली को आप जो है ना एक डायरेक्शन दे रहे हो, ओके, किसी काम करने के काबिल बना रहे हो। तो एजुकेशन सबसे बड़ा हथियार है। ओके, अगर किसी को अच्छे से एजुकेट कर दिया तो वो उसके पास स्किल्स आएंगे, तो वो किसी ना किसी चीज के काबिल बनेगा और आगे बढ़ेगा जिंदगी में। तो ये है द इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है। तो यहाँ पर कल एक मीटिंग हुई है सीएम्स के साथ, प्राइम मिनिस्टर की। तो वहां पर ये बात रखी गई है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कि लॉकडाउन जो है ना वो लास्ट ऑप्शन होनी चाहिए। तो जो बाकी यहाँ पर जो पॉइंट्स है, कैसे यहाँ पर सर्च को डाउन करना है कोविड 19 के, तो ये स्टेट्स जो है उनके ऊपर है। अगर पार्शली लॉकडाउन लगाना है तो, या अगर वीकेंडली कर्फ्यू लगाना है या नाइट कर्फ्यू लगाना है, तो ऐसे इंस्टेंस यूज करके चलें। लेकिन फुल लॉकडाउन से परहेज करने की यहाँ पर बात की गई है, उसको लास्ट ऑप्शन रखें। और इसके अलावा 1 मई से 18 साल से जो ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको भी वैक्सीनेट करना शुरू कर दिया जाएगा। तो अभी 1 मई से ना सेंट्रल गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी वैक्सीन नहीं भेजेगी। तो अभी हमने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया था जिसमें हमने पढ़ा था कि अभी एक नया फॉर्मूला, नया प्लान तैयार किया गया, जिसके तहत जो भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर की जाएंगी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के द्वारा, उसमें से 50% वैक्सीन जाएंगी तीन यहाँ पर एंटाइटीज को। एक तो स्टेट गवर्नमेंट्स, और दूसरे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स, और तीसरा है जो कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज है, जो अपने एम्प्लॉयज को जो है ना वैक्सीनेट करना चाह रही हैं। तो जो बाकी की 50% बचेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। और सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरीके से अभी काम कर रही है, अपना जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला रही है ना, तो उसी को आगे कंटिन्यू करती रहेगी वो 50% वैक्सीनेशन के साथ। और साथ ही साथ ये भी बात कही जा रही है जो वैक्सीन कंपनीज है ना, तो वो भी प्लान कर रही है कि प्रोडक्शन बूस्ट की जा सके। अगर एक महीने में 60 मिलियन डोजेस बनाई जा रही है ना, तो अभी ये कोशिश कर रही है कि 100 मिलियन डोजेस एक महीने में हम बनाएं। और सरकार भी ये चाह रही है कि एक दिन में कम से कम जो है ना 2 से 3 मिलियन लोग जो है ना उनको हम वैक्सीनेट कर पाए। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी हुई है अभी भारत की। और ये है एडिटोरियल वाला पेज, तो इसी को हम डिस्कस करते हैं इस लेक्चर, इस एनालिसिस में। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर मैं यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कस कर रहा हूँ ना,
देखो ये एडिटोरियल्स उन बातों के ऊपर आए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, जो अभी कल हुई या परसों जो कोई भी इंसिडेंट हुआ है या ना कोई यहाँ पर सरकार के द्वारा कोई नया एक्शन लिया गया, तो अभी उन्हीं के ऊपर ये सभी के सभी एडिटोरियल्स हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको डिस्कस करना जरूरी है। इसके अलावा जो बाकी का न्यूज़पेपर का कंटेंट है ना, तो उसकी भी आप फिक्र मत करो। वो जो मैं आपको दे रहा हूँ ना, तो वो अलग से जो शॉर्ट वीडियोस आ रही है, तो वो उसमें जो बाकी का न्यूज़ कंटेंट जो इंपॉर्टेंट निकल कर आता था, तो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो आप ये मत सोचिए कि मैं फुल न्यूज़पेपर में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं फुल न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, लेकिन इस एडिटोरियल डिस्कशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल डिस्कशन मिलेगी अच्छे से। लेकिन जो बाकी का न्यूज़ कंटेंट जो इंपॉर्टेंट है, जिस दिन अगर वीडियोस कम आई है ना, नहीं है, इसका मतलब उस दिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो बहुत कम है न्यूज़पेपर में। ओके, तो यहाँ पर न्यूज़पेपर से भी कंटेंट आएगा, इसके अलावा और भी काफी कंटेंट जो है ना वो आएगा, आपको देखने को मिलेगा। तो आप उसको फॉलो करें। ओके, तो इसकी इस बात की टेंशन मत ले कि मतलब कि बाकी न्यूज़ कंटेंट हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आगे यहाँ पर देखो, ये एडिटोरियल वाला पेज, यहाँ पर कुल मिलाकर 4 एडिटोरियल्स हैं। पहले एडिटोरियल में बात यहाँ पर कर रहे हैं एंटी कोविड ड्रग्स की। एक तो कोरोना वायरस की वैक्सीन होगी ना, दूसरा कुछ ड्रग्स भी हैं कि जो कि कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं। अभी सिचुएशन ऐसी है कि वैक्सीन की कमी पड़ रही है, शॉर्टफॉल आ रहा है, तो अभी उसी के रिगार्डिंग एंटी कोविड ड्रग्स को भी यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उनको नजरअंदाज नहीं करना है। तो ये कौन से ड्रग्स हैं, ओके, तो उसके बारे में फुल चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरे एडिटोरियल में बात करें लॉकडाउन रिस्क स्प्रेडिंग डिजीज। तो अभी जैसे कुछ राज्य जो लॉकडाउन लगा रहे हैं ना, तो अभी उनके चलते कैसे या किस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल हो रहा है, मतलब किस तरीके का सिनेरियो बन रहा है, तो उस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। ये वाला जो एडिटोरियल है, तो ये यहाँ पर लिखा गया है स्वामीनाथन के द्वारा। तो ये मतलब काफी एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट भी हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ओके, तो ये इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, इसमें लिखा है कि जो सरकारी बैंक है, ओके, जो यहाँ पर सरकारी बैंक है, अगर सरकार उनको बेचती है, जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है, जो कॉर्पोरेट हाउसेज है, तो उससे क्या नुकसान है। देखो, बहुत सारे ना यहाँ पर इकोनॉमिस्ट की यहाँ पर राय आई है कि सरकार अगर अपने बैंक बेचे, तो कभी भी कॉर्पोरेट्स को नहीं बेचने हैं, इंडस्ट्रियल हाउसेस को अपने बैंक नहीं बेचने हैं। ओके, तो अभी हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन, तो उनका भी यही स्टेटमेंट आया था कि अगर भारत सरकार अगर सरकारी बैंकों को इंडस्ट्रियल हाउसेस को बेचती है ना, तो सरकार की सबसे बड़ी गलती होगी। तो क्यों गलती होगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ये वाला जो एडिटोरियल है, तो यहाँ पर बात करें एवरीथिंग इज एसेंशियल, तो इसके बारे में हमने कल एक एडिटोरियल डिस्कस किया है, तो कृपया उसको वॉच करें, ओके, उस एडिटोरियल को। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा जस्ट इधर ही दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली देखो, अभी महाराष्ट्र, दिल्ली जैसी सरकारें जो है लॉकडाउन लगा रही हैं अपने अपने यहाँ। तो वहां पर अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के तहत जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, तो वहां से अगर कोई ऑनलाइन परचेज कर रहे हो, तो सरकार कह रही है कि सिर्फ उन्हीं को करो जो एसेंशियल गुड्स हैं। तो अभी एसेंशियल गुड्स कौन सी हैं, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, कल भी हमने यही डिस्कस किया था। ऑथर यहाँ पर बात करने की ऐसा नहीं है, सब कुछ एसेंशियल है। जो भी अगर अगर किसी को किसी चीज की जरूरत है, तभी तो वो ऑनलाइन ऑर्डर करना है ना। तो अगर जरूरत ही नहीं तो फिर वो ऑर्डर क्यों करेगा। ओके, तो अगर जरूरत है, ऑर्डर कर रहे हैं, तो उसको फिर आने दो, चलने दो। अगर है ही, मतलब अगर आपने घर पे ही बैठाने हैं लोगों को, तो घर से ही अगर लोग काम कर रहे हैं, अगर आपने लॉकडाउन लगाना है, तो बाहर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी नहीं। अगर बाहर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी, तो बहुत सारे दायरे हैं, बहुत सारे फील्ड है जहाँ के अंतर्गत जो है लोग काम करते हैं, उनको कोई ना कोई चीज की जरूरत पड़ती है, जो कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अवेलेबल होती है, तो उनको जाने दो। तो इसलिए यहाँ पर बात करें कि एवरीथिंग इज एसेंशियल। ओके, तो मतलब ऐसा मत करो कि ये एसेंशियल है, ये नॉन एसेंशियल। जैसे मैंने कल भी एग्जांपल ली थी कि एक समय में ये जो कंप्यूटर्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ओके, तो उसको यहाँ पर रख दिया कि नॉन एसेंशियल है। बाद में सरकार को पता चला कि अभी तो सर अभी घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो बाद में उसको एसेंशियल कर दिया। तो ये सिचुएशन है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि सब कुछ एसेंशियल है, ऐसा नॉन एसेंशियल वाली कोई बात नहीं है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पर ये बातें समझ में आई हैं। तो अभी शुरुआत करते हैं हम एडिटोरियल नंबर 1 से। तो एडिटोरियल नंबर 1 में बात कर रहे हैं, डू नॉट नेग्लेक्ट एंटी कोविड ड्रग्स, पुट इन प्लेस ए पॉलिसी टू इम्पोर्ट इफेक्टिव ड्रग्स। तो देखो, सिचुएशन ऐसी है भारत में कि कोविड 19 की वैक्सीन की कहीं कहीं शॉर्टफॉल हो रही है, राज्य ये कह रहे हैं कि हमें सप्लाई नहीं मिल रही है। तो ऑथर यहाँ पर एक नया सोल्यूशन दे रहे हैं कि जो एंटी कोविड ड्रग्स है ना, तो आप उनका भी इस्तेमाल कर लो। तो ये देखो, ये ऐसे ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल तब किया जा रहा था जब वैक्सीन नहीं बनी थी, जब ये कोरोना वायरस नया नया आया था। और उस समय यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी, जिस समय हम यहाँ पर भारत में मार्च में लॉकडाउन लगा रहे थे 2020 में। तो उन्होंने लॉकडाउन नहीं लगाया था, लेकिन उन्होंने ना, अमेरिकी लोगों ने, जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा था कि जो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं कि मतलब कि जो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं, जो इम्यूनिटी हमारी बढ़ा सकते हैं।
तो उनका हम इस्तेमाल करें। तो शुरुआत में इसी का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इतना बड़े पैमाने पर ये इफेक्टिव नहीं देखने को मिला। ओके, फिर भी लोग जो है ना, कंट्रीज ने यही सोचा कि रिसर्च करने की जरूरत है, तो एक बखूबी जो ना एक एफिशिएंट वैक्सीन चाहिए जो कि मतलब इस कोविड 19 से लड़ सके। ओके, तो तब जितना बहुत काम किया किया इसने। तो डोनाल्ड ट्रंप थे ना, तो उन्होंने भारत, देखो भारत की बात करो तो भारत फार्मास्यूटिकल एक हब बनता जा रहा है, मतलब दवाइयों के मामले में, वैक्सीन के मामले में। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी कि जब अमेरिका के पेटेंट राइट्स खत्म हो जाते हैं 20 साल बाद, तो उन्हीं को इस्तेमाल करके ना भारतीय कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग करती हैं दवाइयां, क्योंकि कोई पेटेंट का पैसा तो देना नहीं है। ठीक है, वो पेटेंट अमेरिकन कंपनीज का एक्सपायर हो गया, उसी को उठाओ और मतलब धड़ाधड़ प्रोडक्शन करनी शुरू कर देते हैं। तो डिमांड तो रहती रहती है मार्केट में, दवाइयों को बिना तो बात चलती नहीं है। ओके, तो इसी का फायदा भारतीय कंपनीज ने उठाया, जिसके चलते हमारा फार्मास्यूटिकल दायरा बहुत बढ़ गया। ओके, मतलब बहुत कंपनीज खुल गई, तो हमारा अब वही हमारे पास काफी इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मास्यूटिकल मतलब दायरे में, अगर दवाइयां बनानी है, अगर वैक्सीन बनानी है तो भारत बना रहा था। तो अमेरिका ने उस समय भारत को धमकियां दी थी कि अगर हमें नहीं, आप जो है हमें एक्सपोर्ट नहीं करते हो अपनी जो पर्टिकुलर ड्रग है, ओके, तो फिर आपके ऊपर हम सैंक्शन लगाने की सोच सकते हैं। तो मतलब इतनी जरूरत थी लोग उस समय यूएस को वैसे ड्रग्स की कि जो कोविड 19 के खिलाफ लड़ सके। उसका नाम क्या था? उसका नाम था रेमडेसिविर। ओके, तो ये नाम था उस ड्रग का। ओके, रेमडेसिविर। हो सकता है इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। तो चलिए शुरुआत में बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अभी जैसे पब्लिक अटेंशन है, पॉलिसी है, तो यहाँ पर ज्यादातर फोकस किसके ऊपर किया जा रहा है? कोविड वैक्सीन के ऊपर। और साथ ही साथ ये भी ऑथर कह रहे हैं कि ये भी जरूरी है कि यहाँ पर हमें ना, जो यहाँ पर डेवलपमेंट्स अभी की गई हैं, कुछ यहाँ पर जो नए ट्रीटमेंट्स निकाले गए हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस से हम लड़ाई लड़ सकते हैं, किस तरीके से कोरोना वायरस का हम खात्मा कर सकते हैं। ओके, तो उसको भी पॉलिसी फ्रेमवर्क में हमें लाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर उसका भी हमें इम्पोर्ट जो है ना उसको अलाउ करना चाहिए, और उसको लोकल मैन्युफैक्चरिंग उसकी बढ़ानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो यहाँ पर ऐसे प्रॉमिसिंग ड्रग्स है ना, उनकी डेवलपमेंट करने की बात करें, तो ये यहाँ पर कोई भी ड्रग ऐसा हो सकता है जो कि कोविड 19 के खिलाफ लड़ सकता है, तो हमें उसको इग्नोर नहीं करना है, उसकी डेवलपमेंट्स को। ओके, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है। अगर जैसे वैक्सीन के रिगार्डिंग हमने एक फ्रेमवर्क बनाया था, उस फ्रेमवर्क में उन ड्रग्स को भी डालो। ओके, और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं मोनोक्लोनल। ओके, मोनोक्लोनल ये एंटीबॉडीज है, तो जिनको की डेवलप किया गया है रीजेनरन। ओके, रीजेनरन के द्वारा इसको जो है डेवलप किया गया है। तो ये यहाँ पर ड्रग है जो कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने रिसीव किया था व्हेन ही कॉन्ट्रैक्टेड कोविड। मतलब कि जब उनको कोविड हुआ था ना, डोनाल्ड ट्रंप को, तो इनको भी कोरोना वायरस हुआ था जब ये सत्ता में थे। तो सत्ता के आखिरी दिनों में मतलब इनको ये कोविड हो गया था, तब इनको यही ड्रग दिया गया था। ओके, तो मोनोक्लोनल नाम एंटीबॉडीज है जो इनको दी गई थी। और इसके अलावा साथ ही साथ ना एली लिली नाम का यहाँ पर एक ड्रग था, जिसको कि इमरजेंसी यूज करने के यहाँ पर अप्रूवल मिला था, ऑथराइजेशन मिली थी फ्रॉम द यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर बहुत सारे रीजन है कि मतलब ऐसी जो एडवांसेस है कोविड 19 ट्रीटमेंट जो अवेलेबल है, तो उसको हम इस्तेमाल करें। तो जो इंडिया में भी अवेलेबल है तो उसको भी हम इस्तेमाल करें। तो इंडिया में तो हब है इन चीजों की, ड्रग्स की। ओके, और आगे यहाँ पर बात करेंगे, अगर हम जो एग्जिस्टिंग ड्रग्स हमारे पास है, अगर उनको दोबारा से हम उनका यहाँ पर उनके ऊपर दोबारा से रिसर्च करते हैं, अच्छे से रिपर्पस करते हैं, तो जैसे कि जिनकी जिनके रिगार्डिंग जो सेफ्टी है ह्यूमन की, अगर वो अच्छे से कंजप्शन करते हैं, तो अगर उसको हम ट्राई करते हैं, टेस्ट करते हैं एक बार, तो यहाँ पर अच्छा जो है ना बूस्ट हमें देखने को मिल सकता है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कोविड 19 ट्रीटमेंट। ओके, तो मतलब अच्छे से ट्रीटमेंट बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के ऊपर ही डिपेंडेंट हो जाए, तो ड्रग्स भी काम कर सकती है अगर अच्छे से रिसर्च उनके ऊपर और की जाए तो। इसके अलावा यही रेमडेसिविर यहाँ पर नाम की ये ड्रग है। ओके, तो मतलब कि जिसके ऊपर अभी रिसर्च अभी की गई है, तो मतलब अच्छा खासा इसका थोड़ा बहुत जितना भी है, तो इम्यूनिटी निकल कर आ रही है अगर इसका कंजप्शन कोई ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसकी जो यूटिलिटी है ना, तो लिमिटेड है, मतलब इतने बड़े पैमाने पर इसको यूटिलाइज अभी नहीं किया जा रहा है। ज्यादातर फोकस जो है वैक्सीन के ऊपर ही किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कुछ एंटीवायरल ड्रग्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो भी डेवलप किए जा रहे हैं, और यहाँ पर जो ना उनके मैन्युफैक्चरर्स क्लेम कर रहे हैं कि मतलब वो बहुत बढ़िया तरीके से ना काम कर सकते हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं मर्क्स। ओके, तो ये कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ओके, तो यूएस में, तो अभी भारत में भी इसका प्लांट है, तो यहाँ पर इसको एमएसडी करके भी हम इसको जानते हैं। तो यहाँ पर ये डेवलप कर रही है मोलनुपिराविर। ओके, तो ये नाम है इस यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग का। दूसरा यहाँ पर पी फाइजर, ये भी एक पर्टिकुलर कंपनी है, और इसका भी एक यहाँ पर ड्रग है जिसका नाम है प्रोटीज इनहिबिटर। ओके, प्रोटीज, तो यहाँ पर ये भी इनके भी ना क्लिनिकल ट्रायल जो है ना वो चल रहे हैं यूएस में।
ओके। तो मतलब इस तरीके से रिसर्च एक्टिविटीज के ऊपर वो ऑलरेडी फोकस कर रही है कि ड्रग जो है ना वो उसको हम कैसे काम में लेकर आए। तो देखो, नॉर्मली जब आपको बुखार भी होता है ना, तो अगर आप दवा लेने जाते हो तो दो बातें होती है, या तो यहाँ पर टीका होता है वो लगवा लो, वैक्सीन लगवा लो, या फिर जो है ना दवा ले लो, ड्रग्स ले लो। तो दो तरीके से आपका बुखार उतर सकता है। तो बिल्कुल ना वही फंडा यहाँ पर ऑथर की तरफ से सुझाया जा रहा है कि वैक्सीन तो चलो लगी रही है, वैक्सीन जल्दी आराम दे देती है, वैक्सीन का फायदा यही होता है। ओके, तो मतलब जो ड्रग होते हैं तो उनको थोड़ा एक प्रॉपर उसका कोर्स होता है कि इतना कोर्स इतने समय तक आपको वो दवाइयां लेनी होगी, तभी जो है ना वो ट्रीटमेंट सफल उसको माना जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बात की जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि एक इंडियन बायोटेक कंपनी जिसका नाम है फर्मेंटा बायोटेक। ओके, तो इसका भी नाम याद रखें, फर्मेंटा बायोटेक, ये भी इंडियन कंपनी है। तो ये कह रही है कि इन्होंने जो है ना अच्छा अच्छे बड़े बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर डेवलप किया है। तो यहाँ पर एक कॉस्ट इफेक्टिव रास्ता यहाँ पर रास्ता ढूंढकर, मतलब कि जो यहाँ पर मोल्नू पिराविड नाम की यहाँ पर ड्रग है ना, उसको यहाँ पर डेवलप किया गया है। तो मतलब कि इन्होंने जो डेवलपमेंट की, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है और मतलब अच्छे तरीके से जो है ना इम्पैक्ट करती है। ओके, जो कोरोना वायरस की बीमारी उसके खिलाफ। तो ऐसी जो डेवलपमेंट्स है ना, तो इसको ऑथर कह रहे हैं कि वेलकम है। तो यहाँ पर ऐसे लोगों को एनकरेजमेंट भी हमें देना होगा। तो गवर्नमेंट को ये सभी काम करने होंगे, एनकरेज करना होगा ऐसी बायोटेक कंपनीज को, भारतीय कंपनीज को, कि वो और आगे ऐसी रिसर्च एक्टिविटीज करे। और इसके अलावा बात कर रहे हैं कि अगर जो यहाँ पर खर्चा आ रहा है, कि अगर कोई लाइसेंस एक्वायर कर रहा है, सपोज करो किसी एक कंपनी ने, जैसे ये कंपनी बोल रही है ना फर्मेंटा बायोटेक की, इन्होंने मतलब मोलनुपिराविर की जो मतलब बहुत कॉस्ट इफेक्टिव एक ड्रग बना लिया है। तो अगर इनकी फर्दर आगे रिसर्च और हो जाती है तो इनका एक पेटेंट तैयार हो जाएगा। ओके, मतलब कि ऐसी रिसर्च किसी और ने अभी तक नहीं की है, तो ये हमारा पेटेंट है, इनके आईपीआर राइट्स हो जाएंगे, आने वाले 20 साल तक कोई उसको कॉपी नहीं कर सकता। ओके, तो अगर कॉपी करना है ना तो लाइसेंस लेना पड़ेगा उसी कंपनी से जिसने वो पहले जिसका पेटेंट तैयार करके अपने पास रखा हुआ है। तो यहाँ पर उसका खर्चा आता है बकायदा। अगर आप लाइसेंस लेते हो किसी भी पेटेंट होल्डर से, तो अगर यहाँ पर खर्चा बढ़ गया, मतलब लाइसेंस लेते लेते ही, तो फिर यहाँ पर जो ड्रग की कीमत होगी ना, तो वो भी बहुत बड़ी हो जाएगी, अनअफोर्डेबल हो जाएगी जो बाकी की जो मार्केट होगी उसके मुकाबले में। देखो, एक तो ये कंपनी जिसने खुद से रिसर्च की और ये वैक्सीन को, ये ड्रग को और बढ़िया बनाया। ओके, और उसके ऊपर रिसर्च की तो बढ़िया बनाया। मतलब मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो ये तो पहले से बनी हुई है ये ड्रग। ओके, तो इसके ऊपर कोई इन्होंने सिर्फ यहाँ पर इसको और रिसर्च करके इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया है। अगर मैं बोलूँ कि नए सिरे से यहाँ पर कोई ड्रग तैयार किया, तो उसकी मैं अगर एग्जांपल लूँ तो उसके हिसाब से ऐसा समझ के आप चलें। ओके, तो उसका यहाँ पर बकायदा आईपीआर राइट्स रहेंगे, अगर खरीदना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो फिर महंगा पड़ेगा। तो जब दवाइयां बनेगी तो लाइसेंस के ऊपर ही अगर मतलब कि लाखों करोड़ों खर्चा हो गया, तो वैक्सीन बनने में इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो महंगी हो जाएगी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट को हेजिटेट नहीं करना है, उनको कंपलसरी लाइसेंस इशू कर देना है। ओके, तो मतलब कि जो बाकी की फार्मास्यूटिकल कंपनीज होंगी, कि मतलब जो भी दवाइयां फिर बाद में वो मैन्युफैक्चर करें ना, तो उनके ऊपर लाइसेंस का बोझ, लाइसेंस के खर्चे का बोझ नहीं होगा। तो जो भी दवाइयां बनेगी, रॉ मटेरियल्स का जो खर्चा है और जो यहाँ पर मशीनरी का जो खर्चा है, बस उसी में से खर्चा है, बस उसके अलावा और एडिशनल कॉस्ट नहीं होगी। तो सस्ती चीज बनेगी, सस्ता ड्रग जो है ना वो कंपनी मैन्युफैक्चर कर रहेगी। तो यहाँ पर भारत सरकार के ऊपर है कि वो ऐसे आईपीआर राइट्स खरीद ले उस पर्टिकुलर कंपनी से। जैसे अक्सर भारत बायोटेक के बारे में कहा जाता है कि उसने खुद की रिसर्च करके वैक्सीन निर्माण की है उसने, तो उससे भी आईपीआर राइट्स खरीद कर जो है ना भारत सरकार लाइसेंस बांट सकती है। जो मतलब और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि वैक्सीन निर्माण कर सकती है भारत में, सेटअप वगैरह सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन फॉर्मूला नहीं है उनके पास, जिसके चलते वो वैक्सीन नहीं बना पा रही। तो भारत सरकार उनको लाइसेंस इशू कर सकती है, जिसने बनाया उसे पेटेंट खरीद कर। और आगे आखिर में ऑथर की तरह बात की जा रही है कि अभी देखो, जैसे वायरस आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो लगातार खतरनाक होता जा रहा है, नए वेरिएंट्स। अभी तो ट्रिपल वेरिएंट जो है ना वो फाइंड हो गए, तो अभी कुछ दिन पहले हम डबल वेरिएंट की बात कर रहे थे, अभी ट्रिपल वेरिएंट्स की यहाँ पर जो है ना लक्षण पाए गए हैं भारत में। ओके, तो मतलब कि जैसे समय बीतते जा रहा है ना, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमने वैक्सीन बनाई हुई है तो वो भी कम इफेक्टिव होती जा रही है उसके मुकाबले में। तो यही कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने वैक्सीनेट अपने आप को करवा लिया, तो बाद में कुछ दिनों बाद फिर यहाँ पर कोरोना वायरस उनको हो गया। तो इसलिए मतलब कि ज्यादा घातक होता जा रहा है और इसके लक्षण भी नहीं पता चल रहे हैं। नॉर्मल इंसान है तो मतलब कुछ भी नहीं उसने किया, मतलब अगर वो बाहर आया गया है तो उसको कोई इंसिडेंट नहीं, उसको मतलब लक्षण नहीं देखे गए कि मतलब कोई खांसी है, कोई बुखार हो रहा है या फिर बदन दर्द हो रहा है, तो फिर भी हो गया। तो यहाँ पर एंटीवायरल ड्रग्स की ना इस सिचुएशन में जो इम्पोर्टेंस है वो काफी बढ़ जाती है। तो उनके ऊपर हमें अभी फोकस करना होगा। तो यहाँ पर जो रिसर्च है इस एरिया में भारत को स्टेप अप करनी होगी। यहाँ पर जो इसके अलावा और ड्रग्स हैं तो उनके ऊपर भी फोकस करना होगा जो इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं।
और जो हमारी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज है, हमारी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारी पुश्तों से जो चली आ रही है ना मेडिसिन, तो उनकी जो एंटीवायरल प्रॉपर्टीज तो उनको भी हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि मतलब कौन सा ऐसा ट्रेडिशनल मेडिसिन है जो मतलब कि ज्यादा एंटीबॉडी जो है ना उनका निर्माण करता है और वो वायरस के खिलाफ लड़ सकता है, तो उनके ऊपर भी रिसर्च बैठानी होगी, ओके, एक्सप्लोर करना होगा। और इसी के चलते यहाँ पर पॉलिसीज बनानी होगी कि इंपोर्ट कर सके। यहाँ पर जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, तो उसको बढ़ानी होगी, तो उनको लाइसेंस इशू करने होंगे। और यही सबसे यहाँ पर इफेक्टिव जो बात जो है निकल कर आ सकती है, तो अगर सही तरीके से अगर पॉलिसी अगर हम बना रहे हैं तो इन सब बातों को उस पॉलिसी में रखना होगा बिना किसी डिले के। ओके, तो यहाँ पर सिचुएशन खराब होती जा रही है दिन ब दिन। जो नई वेव है ज्यादा तेजी से फैली है पहली वेव के मुकाबले में, तो ये भी जिम्मेदारी बन रही है सभी की, भारत के नागरिकों की भी और भारत सरकार की भी, कि मतलब कि अपनी पहले प्रोटेक्शन तो खुद देके चले कि मतलब ये बीमारी हो ही ना, ऐसी नौबत ही ना आए कि बीमारी आपको हो जाए, उस तरीके से आप प्रोटेक्शन करके चलो। और दूसरा, सरकार जो है ना अपनी ओर से जिस तरीके से भी अपनी फ्रेमवर्क तैयार करी, तो उसको भी कहा जा रहा है कि उसको और सही करो। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 2 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं लॉकडाउन रिस्क स्प्रेडिंग डिजीज। ओके, तो अभी देखो दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान, तो यहाँ पर लॉकडाउन अनाउंस हो चुका है इन तीनों राज्यों में। ओके, तो अभी ये एक तरीके से एफर्ट कर रहे हैं कि अभी जैसे राइजिंग देखने को मिल रही कोविड 19 के केसेस की, इन्फेक्शन की वहां पर, तो उसके रिगार्डिंग ये अपने एफर्ट कर रहे हैं कि कैसे रोके। तो इसी के चलते दिल्ली, महाराष्ट्र और राजस्थान ने लॉकडाउन लगा दिया अपने अपने राज्यों में। तो अभी देखो ऑथर बात करें कि लॉकडाउन जो है ना, ये भी कोई कोई मैजिक बुलेट नहीं है कि इसको लगा दिया और मतलब बात बन गई। ओके, देखो पिछले साल अगर मार्च 2020 की बात करें तो पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, लेकिन फिर भी मतलब दुनिया में काफी ज्यादा केसेस हमारे देश में यहाँ पर देखने को मिले। तीसरे नंबर पर हम रहे यूएस, ब्राजील के बाद। ओके, इतने बड़े पैमाने पर केसेस हमारे यहाँ पर बढ़ गए। तो यही बात यहाँ पर कर रही है कि ये मैजिक बुलेट नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बना रहे हैं, कोई कोविड अफेक्टेड हाउस होल्ड है तो उनको मतलब एक कंटेनमेंट जोन बना दे कि यहाँ पर कोई नहीं जाएगा। ओके, तो मतलब इस तरीके से भी हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोरोना वायरस ना फैले। दूसरा, यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर लोगों में बने, जैसे मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करके चलना है और भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना है। ओके, तो इस तरीके से पुलिस वगैरह जो पुलिस लगी हुई है राज्य की पुलिस, तो वो भी फाइन कर रही है। अच्छा खासा फाइन लग रहा है लोगों के ऊपर जो बिना मास्क के ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये सभी इसलिए किया जा रहा है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है ना वो लोग अपना कर चले। ओके, इसके अलावा वैक्सीनेशन को भी सरकार कोशिश कर रही है कि स्टेप अप करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें हम एक दिन में। अमेरिका जो है कम से कम 5 मिलियन लोगों को एक दिन में वैक्सीनेट कर रहा है। ओके, तो हमें अभी इससे ज्यादा करना है क्योंकि हमारी आबादी बहुत ज्यादा है अमेरिका के मुकाबले में। इसके अलावा दूसरा, यहाँ पर बिल्कुल साफ और शांत जो कम्युनिकेशन है पॉलिसीज का, तो वो यहाँ पर किया जा रहा है लोगों को। और इसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि जो मेजर्स है कि कैसे जो भीड़ को कम करना, तो वो अपनाए जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं कि अगर आप शॉपिंग करने जा रहे हो, अगर वहां पर शॉप अगर खुली रखनी है, अगर तो उसके लिए यहाँ पर कुछ घंटों की यहाँ पर अनुमति दे दी गई है लोगों को कि आप जाओ और जो कि ना शॉपिंग वगैरह करके अगर को कुछ करना है तो करो। इसके अलावा कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा बसेस के यहाँ पर रनिंग की जा रही है, मतलब चलाई जा रही है सरकारों के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पर पॉलिसीज बनाकर चली जा रही है। तो लॉजिक यहाँ पर यही है कि सब सब काम अच्छे तरीके से हो, इकोनॉमी के ऊपर कोई खास बुरा इम्पैक्ट ना पड़ जाए, और साथ ही साथ जो है ना जो वायरस है उससे भी बचकर चलना है। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, तो उनको भी अभी ना डिस्पर्स, उनको भी हटा देना चाहिए वहां से। और इसी के अलावा यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो जो कोरोना वायरस की जो स्प्रेडिंग है ना, तो अगर हम इन छोटी छोटी बातों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो फिर ये मतलब टफ हो जाएगा हमारे लिए कि हम यहाँ पर उसको रोक पाए, कोरोना वायरस को फैलने से रोक पाए। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पर की जा रही है। तो इसी के चलते यहाँ पर बात करें कि ऐसे कोई भी समारोह, कोई भी कांग्रेगेशन जो हो रही है, रैलीज हो रही है ना, तो उनको अभी बंद करना होगा, उनको रोकना होगा। तभी जो है ना ये सभी एफर्ट जो है ना ये काम करते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं कि एक और लॉकडाउन लगा दिया, दूसरी ओर मतलब जो है हेजिटेशन वगैरह चल रहे हैं या फिर कोई समारोह वगैरह चलाए जा रहे हैं, रैलीज, पॉलिटिकल रैलीज हो रही हैं इलेक्शंस के दौरान। तो ये दूसरी ओर ये भी चलते रहेंगे तो फिर अच्छे से जिस जिस मकसद के लिए हम काम करें ना कि मतलब कोविड का स्प्रेड रुके, तो वो मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो हमारे यहाँ पर कारण जो है तो उसको मदद नहीं मिल पाएगी। ओके, मतलब दूसरी ओर अगर हम ऐसे काम करते भी चलते जाएंगे तो। और आगे यही बात करें कि दोबारा से देखो ना लॉकडाउन की जो यहाँ पर सिचुएशन होगी महाराष्ट्र में, तो यहाँ पर देखो ये ऐसे राज्य है जहां पर ना बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एरिया है, मतलब कि इंडस्ट्रीज अच्छी खासी मतलब पैमाने पर यहाँ पर स्थापित हुई हुई है। ज्यादातर जितनी भी बड़ी कंपनीज है, कॉर्पोरेट्स, उनके हेडक्वार्टर्स भी मुंबई में है।
तो ज्यादातर यहाँ पर लोग काम करने आते हैं, जो बाहर के राज्य हैं, महाराष्ट्र के बाहर के राज्य हैं, वहां से। तो अभी दोबारा से लॉकडाउन लग गया है, तो अब अभी ना सिचुएशन बिल्कुल वैसी बन चुकी है कि मतलब माइग्रेंट वर्कर्स तैयार हैं और दोबारा से अपने घर लौटना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो मतलब धीरे धीरे वो ना, मतलब उनको यहाँ पर पता है कि पिछले साल हमने क्या फेस किया है, और उसी के चलते अगर संपूर्ण लॉकडाउन पूरे देश में लग जाए तो ऐसा है कि हम पहले निकल जाए, तो उन्होंने जाना शुरू कर दिया है। ओके, तो यही बात यहाँ पर ट्रिगर हो चुकी है लॉकडाउन के चलते चलते। लेकिन यहाँ पर ऑथर बात करें कि ये बहुत ही हैरानी वाली बात है, मिस्टिफाइंग का मतलब है हैरानी वाली बात है, कि यहाँ पर जो पिछले साल जो ब्लंडर हुआ है, ओके, तो उससे हमने अभी तक कुछ नहीं सीखा है। ओके, तो यहाँ पर वही बात कर रहे हैं कि जब लॉकडाउन जो अनाउंस किया गया, तो यहाँ पर कोई प्रोविजन यहाँ पर ना वो भी बनानी चाहिए कि किस किस तरीके से हमने माइग्रेंट वर्कर्स का हमने उनको टेक केयर करना है। मतलब उनको ऐसे ही नहीं छोड़ देना कि पहले उनका इस्तेमाल किया, फिर बाद में जब मतलब संकट की घड़ी आई तो उनको यहाँ पर छोड़ दिया उन्हीं के पैमाने पर कि आप जहाँ जाना चाहो। तो उनकी केयर करना बहुत जरूरी है। तो मतलब ज्यादातर माइग्रेंट वर्कर्स ऐसे हैं जो मतलब डेली अर्निंग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, कि मतलब आज बाहर जाएंगे, घर के कुछ कमा कर लेकर आएंगे, तभी घर जाकर जो ना उनका चूल्हा चौका चलेगा, तभी वो खाना खा पाएंगे, उनके बच्चे जो है ना पेट भर खाना खा पाएंगे। तो ये यहाँ पर ऐसी सिचुएशन है ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स की, तो वो यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। अगर भोजन के लिए कुछ पैसा उन्होंने पे करना है, जहाँ पर उनका रहन सहन है, अकोमोडेशन है, वहां के लिए अगर उन्होंने कोई पैसा पे करना है, तो यहाँ पर जो उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी, कोई काम ही नहीं रहेगा, तो फिर वो पैसा कैसे पे करेंगे, कैसे वो भोजन खरीदेंगे, कैसे वो मतलब जहां पर रह रहे हैं तो उसका किराया देंगे। ओके, तो यहाँ पर जब माइग्रेंट वर्कर्स इन बड़े शहरों को छोड़कर आगे जा रहे हों, तो यहाँ पर वो अपने साथ जो ना म्यूटेंट्स भी लेकर जाएंगे, जो कोरोना वायरस के नए नए जो वेरिएंट्स है वो भी साथ ही लेकर जाएंगे। अपना जो हिंटरलैंड, जो मतलब उनके गांव, जो उनका एरिया है, मतलब कि जहां से वो आए हैं, तो वहां पर भी उनको स्प्रेड कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर ये इनफ नहीं है कि उनको सिर्फ अपील ही करते रहे कि आप जो है राज्य छोड़कर मत जाएं। ओके, चाहे किसी भी राज्य की बात कर लो, चाहे महाराष्ट्र की, चाहे हरियाणा की। हरियाणा सरकार ने भी पिछली बार अपील्स की थी कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, कि वो जो है ना राज्य को छोड़कर मत जाएं, वो यहीं पर रहे। तो सिर्फ अपील्स हुई थी। तो अभी देख लो, हरियाणा सरकार तो एक लॉ लेकर आई है कि 75% तक जो है ना रिक्रूटमेंट जो करनी है कंपनीज ने, तो वो हरियाणा के लोगों को ही करनी होगी। प्राइवेट अदारे में बात कर रहा हूँ, जिनकी सैलरी 50,000 से कम है। तो अभी ये देख लो, एक और सरकार ये काम कर रही है, दूसरी और ये भी अपील भी कर रही थी। तो अभी ये भी सिचुएशन सरकारों की निकल कर आती है। तो यहाँ पर अपील करनी इनफ नहीं है। तो यहाँ पर जो राज्य है ना, तो उनको अपना कंपैशन दिखाना होगा, अपनी दृढ़ता दिखानी होगी कि हाँ भाई हम आपके साथ हैं। ओके, तो यहाँ पर उनको एजुकेट करना होगा, जो माइग्रेंट वर्कर्स है, कि रिस्क कितना बड़ा है। तो अगर वो ऐसे ही जो है ना, ऐसे ही मतलब कॉर्पोरेट्स को या बड़े शहरों को छोड़कर वापस अपने गांव चले गए ना, तो उनके जो सबसे करीब लोग हैं ना, तो उनको वो खतरे में डाल सकते हैं। ओके, मतलब कि अगर वायरस बीच उनके साथ चला गया उनके गांव तक, तो वो भी खतरे में आ जाएंगे। तो मतलब ऐसा मत करें, इस तरीके से उनको जो है ना सिखाएं, उनको एजुकेट करें। और आखिर में यहाँ पर बात करें कि कम्युनिकेशन बहुत बड़े पैमाने पर हमें बढ़ाना है। जो रिलायबल इंफॉर्मेशन है, मतलब कि कोविड-19 के खिलाफ जो मतलब सही इंफॉर्मेशन है ना, तो वो सही तरीके से आम जनजाति तक पहुंच जाए। ओके, तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल लेवल तक वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचे, तो अभी उसके वो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हथियार के तौर पर काम करेगा कोविड-19 के खिलाफ। अगर पता ही नहीं होगा लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ओके, तो मतलब किस तरीके से वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो फिर उससे टफ हो जाएगा कोविड वायरस से लड़ना। तो अभी यहाँ पर बात करें कि विटामिन डी, विटामिन सी का इंटेक करना, मतलब वो फ्रूट्स में आपको ज्यादातर आपको मिल जाएंगे, जहाँ पर धूप से आपको विटामिन डी मिल जाएगा। वो तो उनकी यूटिलिटी करनी है। तो मतलब ऐसी आदतें जो है लोगों में डेवलप हो, तो इसके रिगार्डिंग उनको मतलब आग्रह करना है, बताना है उनको कि आप ऐसे काम करो। इसके अलावा जो ब्रीथिंग टेक्निक्स है, मतलब सांस लेने की जो टेक्निक्स है, जब मतलब कि सांस की प्रॉब्लम जब आ जाए, तो उसके बारे में यहाँ पर उनको बताना है, जिससे कि यहाँ पर ना ब्लड में ऑक्सीजन का जो लेवल है ना, वो यहाँ पर इम्प्रूव हो जाता है, जब यहाँ पर ब्रीथिंग टेक्निक्स को हम फॉलो करके चलते हैं, जब किसी को सांस लेने में तकलीफ होती हो कोरोना वायरस के चलते। अभी देखो, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर ना ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कमी पड़ गई है। क्यों पड़ गई है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे देखने को मिल रहे हैं जिनको कोरोना वायरस के बाद में ना सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सांस ही नहीं अच्छे से आ रहा, तो उसको भी ऑक्सीजन का सिलेंडर उनको लगाया जाता है। ओके, तो अभी अगर कुछ ब्रीथिंग टेक्निक्स लोगों को सिखा दी जाती हैं, कि मतलब कैसे जो है आर्टिफिशियल अगर सांस भी देनी कैसे देना है, कैसे ऑक्सीजन लेवल ब्लड में बढ़ाना है, तो ये भी काम आ सकती हैं। तो इसके लिए हमें लिटरेट करना होगा। इसके अलावा फिटनेस के इंड्यूसिंग कौन सी एक्सरसाइज आपने फॉलो करके चलनी है। ओके, स्टीम इनहेलेशन, मतलब जैसे स्टीम लेते हैं ना लोग, तो उससे भी यहाँ पर इम्पैक्ट जो ना अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी देखो, ये जो मौसम चल रहा है अभी, ये सिचुएशन ऐसा ही है कि वायरल भी एक तरह से फैल रहा है, और दूसरी ओर वायरस फैल रहा है। ओके, तो दोनों में कंफ्यूजन भी लोगों को हो जाती है कि हमें वायरस ने घेरा है या हमें वायरल ने घेरा है।
ओके, तो ये सब चीजें हैं जिसको कि यहाँ पर ना सही कर सकते हैं अगर स्टीम इनहेलेशन हो, मतलब कि स्टीम बनी तो उसको इनहेल किया। ओके, तो मतलब ये भी काफी बढ़िया तरीके से सफाई कर देता है अंदर बॉडी की। तो इसके चलते मतलब इसी चीजों का ना हमें हमें प्रसार करना होगा, जो है साइंस जो है ना ये सब चीजों के पीछे उनका प्रसार करना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, तो ये सरकारों की जिम्मेदारी है कि सब बातों के बारे में बताए लोगों को। ओके, तो यहाँ पर जो लास्ट में बात आती है वो आती है वैक्सीन हेजिटेंसी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग अभी भी ऐसे हैं जो हेजिटेट कर रहे हैं कि हमने वैक्सीन नहीं लगवानी है। ओके, पता नहीं इसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो इसी के चलते वो हेजिटेट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी निकल कर आ रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगी, किसी को पहले डोज की लगी कि उसकी मृत्यु होगी, किसको दूसरे डोज की लगी उसकी मृत्यु होगी। ओके, तो ऐसे भी जो ना चांसेस निकल कर आ रहे हैं जिसके चलते लोग वैक्सीन लगवाने से हेजिटेट कर रहे हैं। तो ये अभी भी प्रेवलेंट है, मतलब अगर साइजेबल सेक्शंस की हम बात करें, भारत में अलग अलग सोसाइटीज की बात करें, तो अभी भी अच्छे तरीके से ये हेजिटेंसी प्रेवलेंट है। तो इसके बारे में भी उनको एड्रेस करना होगा, उनको बताना होगा कि वैक्सीन लगवाना कितनी जरूरी है। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्रेडिट वेयर क्रेडिट्स ड्यू, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नॉट कॉर्पोरेट हाउसेज शुड बी द बैंक्स ऑफ द फ्यूचर। कि आने वाले समय में भारत के जो फ्यूचर के बैंक है वो कौन हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात करें माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की, जो छोटे लेवल पर जो फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड करते हैं, तो उनको कह रहे हैं कि वो आने वाले समय में बैंक हो सकते हैं भारत के। तो अभी शुरुआत में ऑथर बात कर रहे हैं कि मतलब हमेशा ये कहते हैं कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज है ना, तो उनको कभी अलाउ नहीं करना कि वो कोई मतलब बैंक रन करे। मतलब कि कोई इंडस्ट्रियल हाउस है, जैसे मैं यहाँ पर बात कर लूँ, रिलायंस की बात कर लूँ, बिरला की बात कर लूँ, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बहुत सारे हैं, एक नहीं है। तो वही जो अगर अपना कोई बैंक खोलकर बैठ जाए, ओके, तो मतलब वही अपने बैंक को रन करे। तो यहाँ पर ना ये ऑथर यही बात कर रहे हैं कि ये चीज को कभी अलाउ नहीं करना है, क्योंकि ऐसा होता रहा है पहले, तो उसी से हमने सीखा है, जिसके तहत ये हम बात कर रहे हैं। तो क्या होता रहा है कि आपस में ना यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ जो कन्फ्लिक्ट रहता है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। तो क्या यहाँ पर ये कॉन्फ्लिक्ट क्या रहता है, जब भी हम किसी इंडस्ट्रियल हाउस को बोल दे कि वो कोई बैंक खोल रही, तो ज्यादातर क्या होता है ऐसे बैंकों में। तो ऐसे बैंकों में देखो, बैंक को तो बनाया जाता है कि वो किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल ग्रुप का फेवर नहीं करेगा। तो बैंक को खोला जाता है मतलब पूरी जनता के लिए, पूरी इंडस्ट्रियल हाउसेस के लिए, जितने भी इंडस्ट्रियल हाउसेस काम कर रहे हैं या कॉर्पोरेट्स काम कर रहे हैं, कंपनीज काम कर रही है, कि वो बैंक में आए और लोन उठाएं और अपना कारोबार बढ़ाएं। और यहाँ पर जो आम लोग हैं वो आए, डिपॉजिट रखें अपना पैसा, सेविंग अकाउंट खोलें या फिर एफडी करवाएं, और मतलब इस तरीके से वो भी मुनाफा कमाएं। तो बैंकों का काम तो यही होता है कि एक जगह से पैसे लिए दूसरी जगह लोन पे दे दिया, और मतलब इस तरीके से मुनाफा कमाते हैं बैंक। लेकिन जब ज्यादातर बैंक जो इंडस्ट्रियल हाउसेस के द्वारा अक्वायर किए जाते हैं, ऑन किए जाते हैं, तो इनका स्टेक जब ज्यादा रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो एक्सपोजर होता है ऐसे बैंकों का, तो लिमिटेड हो जाता है किसी सिंगल बोरोवर के साथ ही। मतलब कि सिंगल बोरोवर वही है जिसने खुद से बैंक खोला है। ओके, मतलब जिसका बैंक है तो वही मतलब ज्यादातर उसके ऊपर फोकस बनाकर चलता है कि मुझे अब पैसे चाहिए, चलो मेरा बैंक है वहां से निकाल लो। ओके, तो अभी मुझे कोई नया इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आना है, तो मेरा बैंक है तो वहां से लोन उठा लो। ओके, तो अब वहां पर ऐसा नहीं है कि सारा का सारा पैसा उसी का होगा, तो वहां पर मेजोरिटी स्टेक उस कॉर्पोरेट का होगा, लेकिन इसके अलावा इन्वेस्टर्स भी होंगे बाकी जिनका वहां पर उस बैंक में स्टेक होगा। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर बैंक बनते हैं। लेकिन जो सिंगल मेजोरिटी एक इंडिविजुअल एक इंडस्ट्रियल हाउसेस की हो जाती है, जिसके जिसके चलते ऑनरशिप ना उसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल हाउस की हो जाती है। ओके, तो फिर वो अपनी मनमानी करने शुरू कर देते हैं, तो ये यहाँ पर गलत बात हो जाती है। तो यहाँ पर जो जिस यहाँ पर और फेवरेट क्लाइंट्स को जो लोन लेना देना होता है, तो उसको वो नहीं दे पाते। ओके, मतलब ज्यादातर लोन किसी एक पर्टिकुलर कंपनी के पास ही जा रहा होता, तो जो खुद मतलब कि आमतौर पर वही कंपनी होती जो उस बैंक को ऑन कर रही होती। तो ये सब माल प्रैक्टिसेस यहाँ पर कॉमन थी जब यहाँ पर इंडस्ट्रियल हाउसेस बैंक्स को ऑन करते थे पुराने समय में। तो जब तक इनको नेशनलाइज नहीं कर दिया गया, तो ये 1969 से पहले की बात कर रहे हैं। 1969 के बाद भारत के काफी बैंकों को मतलब नेशनलाइज कर दिया गया। प्राइवेट बैंक थे तो बैठे बैठाए सरकारी हो गई वो। ओके, मतलब जो भी वहां पर लोग काम कर रहे थे, प्राइवेट नौकरियां थी, तो वो अभी सरकारी में हो गए। तो अभी तक वही चीज चलती आ रही। तो अभी सिर्फ 12 सरकारी बैंक बचे हैं भारत में। ओके, तो बहुत सारे बैंक ऐसे जिनको कि मर्ज कर दिया गया पिछले साल ही। तो अभी सिर्फ 12 सरकारी बैंक है। तो इनमें से भी अभी और बहुत सारे बैंक है जिनको प्राइवेटाइज किया जाएगा। लेकिन प्राइवेटाइज करने में ना यही बात का ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रियल हाउसेस को नहीं बेचना है बैंक। ओके, तो यही मेन मुद्दा है। ओके, मतलब जिस चीज से हमने सीखा, जिन गलतियों से ना उसको दोबारा करेंगे तो ये बेवकूफी होगी ना। तो यही बात यहाँ पर की जा रही है। तो अभी देखो, प्राइवेट बैंक्स को दोबारा से, जब ये सरकारी बैंक मतलब बड़े पैमाने पर बनने शुरू हो गए, सरकारी बैंक से ही लोग यहाँ पर लोन उठाते थे, पैसा जमा करवाते थे। लेकिन 1990s में आरबीआई ने दोबारा से कुछ प्राइवेट बैंक को यहाँ पर अलाउ किया कि वो बैंक खोले।
ओके, तो यहाँ पर ये एक बात का ध्यान रखा कि इंडस्ट्रियल हाउसेस को बाहर कर दिया कि इंडस्ट्रियल हाउसेस बैंक नहीं खोल सकते हैं, क्योंकि इनका मतलब लक्षण पता चल गए थे पहले, कुछ जो हमारा समय बीत चुका था तब। तो यहाँ आगे बात करें, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे उस समय के, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, ओके, यूटीआई, तो ये सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे। तो इनके पास इतना कैपिटल स्टॉक था कि मतलब ये क्वालिफाई कर सके किसी बैंक लाइसेंस के लिए। ओके, इसके अलावा बात करें, बहुत सारी एनबीएफसी थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, जिससे जैसे मैं मुथूट फाइनेंस की बात करता हूँ, तो वहां पर आप गोल्ड लोन लेते हो तो वो भी एक एनबीएफसी है। ओके, तो अगर आप किसी कार कंपनी में जाते, जैसे टोयोटा में जाते हो, तो वहां पर भी उनकी अपनी एनबीएफसी जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती है, टोयोटा फाइनेंस। ओके, कि आप हमसे ही लोन लें और हमें ही ब्याज की किस्तें दें और हमसे ही गाड़ी ले जाए। ओके, तो उस तरीके से यहाँ पर एनबीएफसी है वो भी। ओके, तो यहाँ पर उस समय कुछ एनबीएफसी को भी बैंक लाइसेंस मिला था। ओके, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर जो यहाँ पर बैंक नए बने थे, ज्यादातर मतलब कि वो बस्ट हो गए, मतलब खराब मतलब हम कह सकते हैं कि दिवालिया हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उसी समय एक एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी घूम रहा था। ओके, तो ये पूरे 1990s की बात कर रहे हैं। तो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस ये 1997 में शुरू हुआ था, ये थाईलैंड से शुरू हुआ था। तो जो उनकी करेंसी थी थाई बाट, तो उनकी जो एक्सचेंज रेट था ना, तो उसमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। तो वहीं से ये शुरुआत होगी, तो आगे बाकी की जो यहाँ पर एशियन इकोनॉमीज थी वहां पर फैलनी शुरू होगी, तो सभी की मतलब करेंसीज के ऊपर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया। डॉलर के प्रति उनकी वैल्यू काफी गिर गई, तो इसको हम यहाँ पर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस इसको बोलते हैं। उसी समय पर जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे ना, तो यहाँ पर 70% बैंक क्रेडिट को वही कंट्रोल करके चल रहे थे उस समय। ओके, तो यहाँ पर साथ साथ कुछ गिने चुने प्राइवेट बैंक थे जो मतलब कि ग्रो कर रहे थे। तो गिने चुने प्राइवेट बैंक का नाम आज भी बोलता है, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया। ओके, इसके अलावा 70% तक क्रेडिट कंट्रोल इसी के पास था। तो क्रेडिट कंट्रोल मतलब कि जो पैसा क्रेडिट लोन पे दिया जाता है लोगों को, तो 70% मार्केट पब्लिक सेक्टर बैंकों के पास ही थी। लेकिन वही दौर ऐसा था, मतलब उस दौर से लेके अब तक इस तरीके से इन्होंने लोन बांटा है ना, तो मतलब कि ये लोन अक्वायर ही नहीं कर सके, तो बहुत सारा पैसा इनका एनपीए हो गया। तो 2014 से लेके 14-15 से लेके 2020-21 तक 3 लाख करोड़ तक भारत सरकार इनको इन्फ्यूज कर सकी है, कर चुकी है, जो कि टैक्स पेयर्स का पैसा है। क्यों कर चुकी है? क्योंकि ये कहीं दिवालिया ना हो जाए पब्लिक सेक्टर बैंक, ये मतलब कोलैप्स ही ना कर जाए। जैसे किसी जमाने में ये प्राइवेट बैंक कोलैप्स कर गए थे, तो उसी जमाने में अभी जो आज का जमाना अभी इनके बारे में इनके खिलाफ है। तो कहीं ये सरकारी बैंक कोलैप्स ना कर जाए, तो इसलिए सरकार या तो मर्जर कर रही है या फिर इनमें पैसा इन्फ्यूज कर रही है। अभी सरकार कह रही है कि मैं और पैसा इन्फ्यूज नहीं करना है, तो आखिरी ऑप्शन यही बची है कि इनको प्राइवेटाइज कर दो। तो प्राइवेटाइज करने में भी कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो उन्हीं मुद्दों के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं। तो आगे बात करें, नॉट एवरी माइक्रो इज सॉफ्ट। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि लगभग मतलब पिछले जो 2 डेकेड्स गुजरे हैं, जो 20 साल गुजर चुके हैं, तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी देखने को मिली, बड़े पैमाने पर करप्शन देखने को मिली पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जिसके चलते यहाँ पर जो लोन्स थे, जो यहाँ पर बैड लोन्स थे ना, तो उनका बाढ़ इकट्ठी होगी, मतलब बड़े पैमाने पर बैड लोन इकट्ठा हो गया सरकारी बैंकों के पास, तो ये पैसा वे वापस ही नहीं ले पाए। तो यहाँ पर इंडिया को अभी बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत है ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की। लेकिन जो यहाँ पर कुछ क्रिटिक्स हैं, मतलब जो यहाँ पर अपने तर्क देते हैं या फिर जो क्रिटिसाइज करते हैं इसको कि प्राइवेट बैंक आएंगे तो मतलब इससे फिर क्या होगा कि फिर जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस, तो वो भी आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर वही यही बात करें कि अगर लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस, अगर इनको आप एक्सक्लूड कर देते हो, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को ही बाहर कर देते हो, तो फिर क्या इंडिया आने वाले समय में ऐसी और कंपनीज भारत के पास है, ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेज या ऐसी कोई सुविधा भारत के पास है जिसके चलते मतलब जो आरबीआई की जो यहाँ पर कैपिटल रिक्वायरमेंट है कि कोई किसी बैंक को खोलने के लिए वो पूरा कर सके? ओके, तो ज्यादातर जो बड़े हाउसेस हैं तो वो तो आसानी से बैंक खोल देंगे ना। तो कितना यहाँ पर पैसा चाहिए एक बैंक को खोलने के लिए? तो यहाँ पर एटलीस्ट 500 करोड़ की यहाँ पर ना बात कर रहे हैं फॉर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस। तो 500 करोड़ की आपके पास इतनी राशि होनी चाहिए, तभी जो है आपको बैंक का लाइसेंस मिलेगा। तो देखो, क्या इतनी छोटी छोटी कंपनी या छोटे छोटे ऐसे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भारत में है कि मतलब इतना पैसा इकट्ठा शो करके और एक जो है बैंक का लाइसेंस ले सके और एक बैंक खोल सके? ओके, तो ज्यादातर ये इतना पैसा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के पास होता है, तो वो उनको मतलब कोई दिक्कत नहीं होती, तो वो आसानी से बैंक खोल लेते हैं। तो अगर आप उनको इंडस्ट्रियल हाउसेस को एक्सक्लूड कर देंगे, तो क्रिटिक्स यही बात क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं, तो कैसे लेकर आओगे प्राइवेट बैंक्स, कैसे खोलोगे आप? और आगे ऑथर बात करें कि मैं मतलब बहुत उतावला था सन 2000 की ये बात करें कि मैं आंसर सजेस्ट कर पाऊं जो अभी क्वेश्चन क्रिटिक्स जो उठा रहे हैं। तो अभी ये कह रहे हैं कि आंसर हो सकता है कि लाई करे इन द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में हम एमएफआई बोल रहे हैं। तो मतलब कि बहुत छोटे अदारे जो कि फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं, और यहाँ पर जो फाइनेंस भी मिलेगा ना, कोई इतना लाखों के हिसाब से नहीं मिलेगा, हजारों के हिसाब से मिलेगा। तो ये बहुत ही छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं, जिनकी की शुरुआत मतलब कुछ ही लाख रुपए से जिनकी शुरुआत हो सकती है।
ऐसा नहीं कि जैसे एक बैंक खोलने के लिए 500 करोड़ तक की आपको राशि चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। तो कुछ 1 लाख की यहाँ पर रकम होती है, तो आप जो है इन माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को खोल सकते हो। और यहाँ पर ये जो पैसा देते हैं ना, तो पैसा जो कर्ज के ऊपर देते हैं, तो यहाँ पर बहुत कम होता है, कई बार ये 4,000 से भी कम होता है एक बार में। तो किनको मिलता है? खासतौर पर जो गांव के जो लोग होते हैं, या फिर जो सेमी अर्बन, मतलब कि कुछ ऐसे एरिया ना, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर अर्बन अर्बन एरियाज में तब्दील है ना, ये रूरल एरिया से। ओके, तो मतलब जो सेमी अर्बन एरियाज जहाँ पर कोई गवर्नमेंट ऑपरेटिंग, कोई यहाँ पर कोई अगर बोरिंग ग्रुप से कोई ऑपरेट कर रहा है, मतलब कि कोई यहाँ पर लोन लेना चाह रहा है, छोटा छोटा पैसा लेकर कोई काम धंधा वुमेन के रिगार्डिंग अगर खोला चाह रहा है, तो मतलब उसके यहाँ पर दायरे में ये काम कर रहे हैं। तो कम से कम 4 या उससे कम तक का जो पैसा है, ये जो है ब्याज के ऊपर दे देते हैं। तो ज्यादातर यहाँ पर जो ऐसे छोटे बैंक है ना, तो जैसे पिगी बैंक होते थे, छोटे बैंक की तरह इनको देखा जा रहा है। तो मतलब ज्यादातर अगर हम बात करें ना कि इनको फुल फुल फ्लैज बैंक में अगर हम देखें कि आने वाले समय में फुल फ्लैज बैंक के तौर पर उभर सकते हैं, तो ज्यादातर बहुत सारे लोग हैं ना जो मतलब कि घृणा की यहाँ पर स्माइल से ना, मतलब ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, मतलब कि ये कैसे हो सकता है कि ये एक छोटा माइक्रो फाइनेंस बैंक जो है वो बैंक का जो है रोल कैसे अदा कर सकता है, कैसे उसमें कन्वर्ट कर सकता है आने वाले समय में। तो यहाँ पर बात करें कि मैं भी मतलब एक्टिव था किसी जमाने में कि मतलब कि एक नया एमएफआई खोला जाए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन खोला जाए, जैसे इन्होंने खोले, जिसका नाम है आरोहन और दूसरे का नाम है सोनाटा। ओके, तो यहाँ पर इनके ऊपर भी ये आरोप लगा कि मतलब कि जब ये खुला तो इन्होंने मतलब अपने ही जो इनके फेवरेट थे ना, तो उन्हीं को लोन प्रोवाइड किया, उन्हीं को पैसा दिया ब्याज के ऊपर। और आगे ऑथर बात करें कि सभी बाधाओं को एक साइड पे रखते हुए ना, तो मुझे ये विश्वास दिलाया गया है कि जो एमएफआई है, मतलब कि वो बहुत तेजी से ग्रो करें। और मतलब इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर नए इन्वेस्टर्स भी अट्रैक्ट किए हैं आने वाले समय में, जैसे समय बीतता गया। और यहाँ पर इतना ये कैपिटल ये रेस कर चुके हैं कि मतलब अपने आप को ये बैंक में कन्वर्ट कर सके। ओके, तो इस पैमाने पर इन्वेस्टमेंट इनमें हो चुकी है अभी तक, जो मतलब 2000 से लेके अभी तक का जो समय गुजर चुका है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये डिपॉजिट नहीं लेते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ लोन नहीं देते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर जो और एक्टिविटीज होती हैं, जैसे यहाँ पर फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज होती है, ये भी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो जैसे आपने कोई चीज लेनी है ना, तो उसको फाइनेंस करवा लिया। अगर आपने कोई फ्रिज लेना या फिर कोई गाड़ी लेनी, तो उसको फाइनेंस करवा ली। तो ऐसे पर्सनल फाइनेंशियल सर्विस, तो ये सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस है ये भी प्रोवाइड करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट। और मतलब ये सब चीजें जो है ना, मतलब ये देख के चल रहे हैं अभी। अगर हम बात करें जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की, शुरुआत में कितना कम था, तो अभी ये धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, मतलब इतने काबिल बन रहे हैं कि जितना जितनी राशि एक बैंक बनने के लिए यहाँ पर चाहिए होती है, वहां तक ये पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर बात करें कि बंधन। ओके, तो बंधन ना, ये शुरुआत में लॉन्च किया गया था चंद्रशेखर घोष के द्वारा 2001 में। तो उस समय ये नॉन प्रॉफिट एमएफआई था, नॉन प्रॉफिट जो है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करना है, लोगों की सेवा के लिए काम करना है। तो एनजीओ ज्यादातर जो है ना, वो लोगों की सेवा के लिए ही काम करते हैं। तो यहाँ पर उस समय इसका कैपिटल सिर्फ 2 लाख रुपए था। ओके, तो ये धीरे धीरे बढ़ा, ग्रो करा। तो आज ये बंधन बैंक बन चुका है, तो ये बिल्कुल जो एक फुल फ्लैज बैंक बन चुका है, यूनिवर्सल बैंक बन चुका है। ओके, तो यहाँ पर हाल ही में इसने अपनी 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। और बंधन बैंक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो 50,000 करोड़ से ऊपर हो चुका है। ओके, और यहाँ अगर हम प्री कोविड डेज की बात करें, मतलब ये सन 2020 के पहले की, अगर थोड़ा सा पहले की बात करें, जब मतलब कोविड 19 नहीं आया था, तो उस समय इसने 1 लाख करोड़ तक का भी मार्केट कैपिटलाइजेशन कवर कर लिया था। मतलब इतने बड़े पैमाने पर पैसा सर्कुलेट हो रहा था इसी बैंकिंग प्रणाली के तहत, मतलब बड़े पैमाने पर पैसा इन्वेस्ट हुआ था। ओके, मतलब इतनी बड़ी इसकी वैल्यूएशन हो चुकी थी। लेकिन जब कोविड आ गया, तो सबको मतलब डर सताने लगा कि हमारा किसी कहीं पैसा ना डूब जाए, तो तब मतलब इसका जो कैपिटलाइजेशन था वो आधा हो गया, 50,000 करोड़ का हो गया। तो 50,000 करोड़ भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसका अभी भी एक एनजीओ विंग अभी भी है जो कि मतलब काम करता है। तो अभी ये ना बंधन यूनिवर्सिटी इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, ये भी एक माइक्रो फाइनेंस यूनिट ही था, धीरे धीरे ग्रो करा, लोगों का पैसा आया, इन्वेस्टमेंट आई, और कहाँ तक पहुंच गया ये। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं। और यहाँ पर सन 2000 की बात कर रहे हैं कि उस समय भारत का सबसे बड़ा जो एमएफआई था वो एसकेएस था। ओके, तो एसकेएस नाम की एक कंपनी थी, माइक्रो फाइनेंस यूनिट था, जो कि सबसे बड़ा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था भारत में। और बाद में ये मर्ज कर गया इंडसलैंड बैंक के साथ। तो ये इंडसलैंड बैंक ये कौन सी एंटाइटी है? ये सरकारी एंटाइटी है या फिर प्राइवेट एंटाइटी है? ये कब खोला गया? इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आंसर करें। तो अभी बाद में वर्ज किया इंडसलैंड बैंक में, तो बाद में जो इंटरेस्ट इंडसलैंड बैंक था ना, ये भी यहाँ पर सेंसेक्स में ये शामिल हो गया, तो सेंसेक्स में भी लिस्ट हो गया। तो सेंसेक्स में भी ना टॉप 30 कंपनीज ही लिस्ट हो सकती हैं, इंडिया की टॉप 30 कंपनीज। तो उसमें यहाँ पर जगह पानी बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में।
ओके, तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो जूझ रहे होते हैं कि वो किसी ना किसी तरीके से सेंसेक्स में अपनी जगह बना ले, तो सिर्फ टॉप 30 कंपनीज ही वहां पर जगह बना सकती हैं। तो सेंसेक्स यहाँ पर किसका इंडेक्स है? ये इंडेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। और दूसरी अगर हम बात करें निफ्टी, वो किसका इंडेक्स है? वो इंडेक्स है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। तो निफ्टी के अंतर्गत बहुत सारे इंडेक्सेस आ जाते हैं, निफ्टी 50 आ जाता है, निफ्टी 100, निफ्टी 200, 500। मतलब ये अलग अलग कंपनीज का इंडेक्स है, अलग अलग यहाँ पर कैटेगरीज के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पर अभी सेंसेक्स की बात की, तो मतलब ये यहाँ तक पहुंच गया। इसके अलावा अभी आरबीआई की बात कर रहे हैं कि उसने अभी रिसेंटली एप्लीकेशंस इनवाइट की है कि नए यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अगर कोई बैंक खोलना चाह रहा है तो उसकी यहाँ पर एप्लीकेशन अभी मांगी है कि आप जो है ना आरबीआई में अपनी एप्लीकेशन दे, अगर आप कोई बैंक खोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो टॉप कंटेंडर है ना वो है चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट। तो ये भी एक एमएफआई ही थी। ओके, मतलब कि जो रन की गई फॉर्मर फ्लिपकार्ट ऑनर सचिन बांसल। ओके, और यहाँ पर फॉर्मर सिटी बैंक पंकज वैश्य। तो ये मतलब ये दोनों के द्वारा ये एमएफआई चलाई जाती थी। तो फ्लिपकार्ट तो चलो अभी इनकी नहीं रही सचिन बांसल की, अभी तो इन्होंने बेच दिया है वॉलमार्ट को, तो वो अमेरिका की कंपनी है। तो इनके द्वारा ये एक एमएफआई भी चलाई जाती थी चैतन्य इंडिया फिन क्रेडिट के नाम से। तो ये टॉप कंटेंडर है जो कि यहाँ पर बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई करने जा रही है। और आगे यहाँ पर बात करें कि आरबीआई अभी लाइसेंस दे रहा है किनको, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक से उनको जिनको कि यहाँ पर कम से कम 200 करोड़ का कैपिटल चाहिए होता है। तो अगर 200 करोड़ का कैपिटल है, इतना पैसा है, तभी वो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है खोल सकते हैं। तो ऐसे जो बैंक है ना, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, तो यहाँ पर 75% एटलीस्ट यहाँ पर लोन जो है ना गवर्नमेंट मैंडेटेड प्रायोरिटी सेक्टर्स को देते हैं। और इसके अलावा आधे जो लोन्स इनके जाते हैं वो यहाँ पर 25 लाख से कम होते हैं, जो ज्यादातर की छोटे बिजनेस जो उनको मिलते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी एमएफआईज ऐसी हैं जो कि कन्वर्ट हो गई स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी। तो जैसे यहाँ पर इक्विटास की बात करें तो ये सबसे बड़ा स्मॉल फाइनेंस बैंक है अभी तक का। ओके, और इसके अलावा उज्जीवन हो गया, जनलक्ष्मी होगी, तो ये अभी ये किसी जमाने पर एमएफआई थी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन थे, जो कि अभी तब्दील हो गए हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में। ओके, तो अभी आगे क्या बात कर रहे हैं? तो बहुत सारी एमएफआईज ऐसी हैं कि जो मतलब अभी प्रेफर कर रही है कि वो एनबीएफसीज ही रहे, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के तौर पर ही वो काम करें। ओके, तो यहाँ पर अभी उनको लग रहा है कि अभी लेस फाइनेंशियल स्कोप है कि अगर 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 रेगुलर बैंक में अगर तब्दील हो जाते हैं। ओके, तो अगर रेगुलर बैंक में तब्दील हो जाते हैं तो वहां पर उनको ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियल स्कोप थोड़ा कम है, तो इसलिए वो एनबीएफसी ही रहे, वही बनकर काम करें तो ज्यादा ज्यादा अच्छा है। और इसके अलावा उनको कुछ रेगुलेटरी यहाँ पर रुकावटें भी हैं उन्हें एनबीएफसी को, जिसके चलते वो बैंक में कन्वर्ट नहीं हो सकती या फिर नहीं होना चाह रही है। और इसके अलावा जो टॉप एमएफआईज है, जो टॉप माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पर वो कोशिश यही कर रही है कि वो एनबीएफसी बनी रहे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी सी बनी रहे, और मतलब कि ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्टर से रेस करती रहे और आगे अपना जो व्यापार है उसको चलाती रहे। तो इसमें कौन कौन सी यहाँ पर जो है एनबीएफसी आ जाती है, जैसे यहाँ पर बात करें क्रेडिट एसेस ग्रामीण की बात करें, दूसरा संपन्ना सपूर्ति की बात कर रहे हैं। ओके, तो ये भी एनबीएफसी हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। और इसके अलावा गोल्ड लोन कंपनीज है कुछ, जैसे एक मुथूट फाइनेंस का आपने नाम सुना होगा, और दूसरा है मनापुरम फाइनेंस। तो ये दोनों अलग अलग कंपनीज है, दोनों अलग अलग एमएफआईज हैं, एनबीएफसीज हैं, तो जो कि मतलब कि माइक्रो फाइनेंस का ही काम करती है। इसके अलावा सतिन क्रेडिट केयर की यहाँ पर बात करें तो ये भी एक ऐसा लैंडर है जो कि छोटे अर्बन बिजनेसेस को यहाँ पर पैसा ब्याज पे देता है। तो ये भी जो है ना ये एमएफआई बन चुका है। तो ये जितनी भी कंपनीज की अभी हमने बात की है, ये सभी की सभी जो स्टॉक एक्सचेंज है भारत की, जो सेंसेक्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पर ये लिस्टेड है। तो इसके अलावा कह रहे हैं कि भारत में अभी भी बहुत सारी ऐसी एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंसिस कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड है, मतलब स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड है। अगर हम बात करें कि जो हाउसिंग फाइनेंस में अपना जो है सेवा दे रही है, या फिर ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, या और जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में जो काम कर रही है, तो ऐसी बहुत सारी एनबीएफसी, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर जो सबसे बिगेस्ट है वो है बजाज फाइनेंस। ओके, तो बजाज फाइनेंस जो बजाज ऑटो है, जो बजाज के आप जो बाइक्स वगैरह देखते हो, ओके, स्कूटर्स वगैरह देखते हो, तो उन्हीं का ही ये विंग है बजाज फाइनेंस। तो ज्यादातर ये फाइनेंस करता था जो बजाज के स्कूटर बायर्स होते थे, मतलब जो पुराने समय में जो स्कूटर खरीदते थे ना लोग, तो उन्हीं को फाइनेंस की सुविधा देते थे कि आप हम ही से पैसे लें, हमारा ही सामान खरीदें, और बाद में धीरे धीरे करके जो पैसे हैं उनको चुका दें। ओके, तो इतना आपके ऊपर जो है ब्याज लगेगा, पर्टिकुलर कोई ब्याज उनको बता दिया जाता था। तो अभी जब संजीव बजाज के अंदर ये बजाज ऑटोस आया, बजाज का एम्पायर आया, तो अभी ये इंडिपेंडेंट पावर हाउस बन चुका है, ये जो बजाज फाइनेंस है। मतलब अभी सिर्फ ये किसी ऑटो सेक्टर में ही फाइनेंस की सुविधा प्रोवाइड नहीं करता, ये अभी जितने भी सेगमेंट होते हैं फाइनेंस के ना, तो वहां पर ये यहाँ पर अपनी सेवा देता है, चाहे हाउसिंग फाइनेंस हो, चाहे फाइनेंशियल एक्टिविटीज कोई भी हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट फाइनेंस हो, कुछ भी हो। तो यहाँ पर एक अच्छी खासी स्टॉक मार्केट यहाँ पर ये फेवरेट था। ओके, ये बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें तो एक समय ऐसा भी था जिस समय इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन था ना, मतलब इतना इसकी वैल्यूएशन हो चुकी थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो यहाँ पर वैल्यूएशन थी ना, जितना इसके पास टोटल एसेट था उससे ज्यादा था
इसके पास, बजाज फाइनेंस के पास। ओके, तो यहाँ पर डबल था, जो इसकी खुद की अपनी पेरेंट कंपनी थी बजाज ऑटो, तो उससे भी डबल इसके पास पैसा इकट्ठा हो गया था बजाज फाइनेंस के पास। मतलब इतने बड़े पैमाने पर ये फैल चुका था बजाज फाइनेंस। ओके, इसकी बात कर रहे हैं। मतलब इतना, मतलब ये आगे बढ़ा क्योंकि ये क्या थी कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी ही थी ये। और इसके अलावा एचडीएफसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इसका ये फुल नेम है एचडीएफसी का। ओके, तो ये सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट हाउसिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रही है अभी तक की। तो ये बैंक में भी तब्दील हुई, एचडीएफसी बैंक बना, तो यहाँ पर इसको वर्ल्ड का फाइनेस्ट बैंक इसको कहा जा रहा है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बैंक एचडीएफसी बैंक। ओके, और इसके अलावा जो श्रीराम ग्रुप है वो भी यहाँ पर मेजर प्लेयर है ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में, जो ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग पैसा देते हैं। महिंद्रा सुंदरम की बात करें या एल की बात करें, तो उन्होंने भी जो है अपनी अपनी एनबीएफसी बनाई हुई है फॉर कमर्शियल एंड सोशल पर्पसेस। तो अभी आखिर में ऑथर क्या बात करें, तो आखिर में बात करें कि बहुत सारी एनबीएफसीज है। ओके, कि वो जो कि बैंक्स में तब्दील नहीं होना चाह रही है। ओके, तो यहाँ पर ज्यादातर वो यहाँ पर ना प्रेफर करती है लाइट रेगुलेटरी रेजीम फॉर एनबीएफसी, मतलब कि इतनी ज्यादा रेगुलेशन से होकर हमें ना गुजरना पड़े, जो कि एनबीएफसी के दायरे में यहाँ पर सटीक बैठता है, वहां पर इतनी रेगुलेशन नहीं होती। ओके, तो यहाँ पर जितनी यहाँ पर जो रेगुलर बैंक जो यहाँ पर रेगुलेशन कवर करता है, तो वो ज्यादा टफ होता है। तो इसलिए ज्यादातर जो एनबीएफसी है ना, तो एनबीएफसी के ही यहाँ पर टैग में रहकर काम करना पसंद करती है। लेकिन अगर हम बैंक्स की बात करें ना, तो यहाँ पर उनके पास कुछ एडवांटेज रहता है। तो क्या एडवांटेज रहता है कि वो यहाँ पर जो डिपॉजिट रेज करते हैं ना, मतलब कि जो हम आम लोग जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो हमें जो इंटरेस्ट मिलता है ना, बहुत कम मिलता है। अगर बैंकों में आप पैसा जमा करवाते हो तो बहुत कम जो है रेट्स के ऊपर जो है ना मिलियंस ऑफ कस्टमर से वो पैसा उठा लेते हैं बैंक्स। ओके, तो बाद में अच्छा खासा मुनाफा भी कमाते हैं जब वो हमारे ही पैसे को आगे लोन पे देते हैं किसी और बोरोवर को। मतलब जो बड़े पैमाने पर कोई इंडस्ट्रियल सेटअप लगाने जा रहा है या फिर कोई रेस्टोरेंट खोलने जा रहा है, तो वो हमारा ही पैसा होगा जो कि सर्कुलेशन में आ गया, और उसी पैसे को उठाकर ज्यादा ब्याज वसूलता है बैंक, और हमें हमें जो है ना बहुत कम ब्याज मिलता है। जब भी हम सेविंग अकाउंट्स वगैरह खोलते हैं या फिर जब भी हम कोई एफडी वगैरह भी खोलते हैं, तब भी इतना ज्यादा ब्याज नहीं मिलता है। ओके, तो इसके उल्ट जो एनबीएफसीज है ना, तो अगर वो मार्केट से यहाँ पर बोरो करते हैं होलसेल, तो उनको मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये यहाँ पर नुकसान रहता है एनबीएफसीज को। तो यहाँ पर एडवांटेज उठा जाता है बैंक। तो यहाँ पर अभी समय ऐसा है, तो यही एक रीजन है जिसके चलते एनबीएफसीज को ना यहाँ पर एक पुश होगा। तो बहुत सारी एनबीएफसी जो है ना अपने आप को बैंक्स में तब्दील कर सकती हैं। ओके, तो लास्ट में यहाँ पर यही कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है कि जो इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं उनको अनुमति दी जाए कि वो बैंक्स में, यहाँ पर जो बैंक है वो खोले या बैंक में तब्दील करें अपने आप को। तो एनबीएफसी और जो हम्बल, जो अच्छी खासी जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने प्रूव कर दिया अपने आप को। जैसे हमने बंधन की एग्जांपल ली थी, बाद में बंधन बैंक बन गया। ओके, तो वो मतलब अच्छे खासे तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं इन्वेस्टर से, और अच्छे खासे तरीके से ना हम आने वाले समय में हंड्रेड्स ऑफ न्यू बैंक जो है ना वो क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई बाधा हमारे सामने नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल हाउसेस हैं उनको साइड पे रखना है। तो यहाँ पर ये जो नई एनबीएफसीज हैं, जो नए एमएफआईज हैं, वो हमारी बैंकिंग प्रणाली का आने वाले समय में फ्यूचर हो सकता है। आने वाले समय में नए बैंक्स जो है ना वो हो सकते हैं। ओके, तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल जिसके बारे में यहाँ पर जो है ना ऑथर ने अपनी बात रखी है। तो काफी कुछ नया सीखने को यहाँ पर आज मिला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट की। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंटेंजियन। तो कंटेंजियन का मतलब क्या होता है, तो ये एक सिचुएशन होती है या फिर कुछ इफेक्ट होता है कुछ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का, जो कि किसी एक इकोनॉमी में थी लेकिन अभी धीरे धीरे उसके आसपास की जो और इकोनॉमीज हैं और जो देशों की इकोनॉमी, वहां पर भी वो फैल गई, स्प्रेड हो गई। ओके, तो यहाँ पर इसको आप ये भी डोमिनो इफेक्ट भी आप कह सकते हो कि मतलब एक जो चीज किसी एक इकोनॉमी में होनी शुरू हो गई, तो वही चीज बाकी के इकोनॉमीज में भी फॉलो होना शुरू हो गई। ओके, तो ऐसे यहाँ पर सिचुएशन को, ऐसे अफेक्ट को हम कंटेंजेंट बोलते हैं इकोनॉमिक पर्पस के हिसाब से। जैसे मैं एग्जांपल अभी लूं, जैसे मैंने अभी बात हमने की थी एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के बारे में। तो थाईलैंड से ये शुरू हुआ, मतलब कि करेंसी का एक्सचेंज रेट था थाई बाट का, वो मतलब काफी जमीन पर आ गया, मतलब काफी वैल्यू कम हो गई थाई बाट की। ओके, यूएस डॉलर के मुकाबले जब भी फाइनेंशियल एक्सचेंज रेट लगता है, तो अभी उसी का डोमिनो इफेक्ट आसपास की इकोनॉमिक्स जो थी वहां पर भी फैल गया। ओके, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन को हम यहाँ पर बोलते हैं कंटेंजियन, जो ना ये सिचुएशन बन चुकी है इकोनॉमिक्स में। ओके, तो ये था ओवरऑल जो सिनेरियो था आज के एडिटोरियल्स का। तो जो बाकी के जो न्यूज कंटेंट है, अगर इंपॉर्टेंट न्यूज है तो मैं उसको डिस्कस करूंगा, अलग से लेकर आ रहा हूँ। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, अपना फीडबैक आप जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा इन लेक्चर्स को, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।